नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ हिमालय। हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसे थर्ड पोल ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही लंबाई में भी इसका विश्व में चौथा स्थान है। प्रथम 3 पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में दक्षिणी अमेरिका की एंडीज, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका की रॉकी है और तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। लेकिन इनमें से हिमालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार 2 महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने के कारण निर्मित हुआ है। परंतु हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भूगर्भ शास्त्रियों के बीच एक हमेशा बहस का मुद्दा रहा है कि इस पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यह एक जटिल पर्वत प्रणाली है जिसका निर्माण अधिकांशतः परतदार और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसी कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन इनमें से 2 सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है? भूसन्नति सिद्धांत, जिसे कहा जाता है जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में ये दोनों सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों के क्रम में हम हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या कहता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सिद्धांत में प्रस्तुत किए गए कुछ तकनीकी शब्दों को जानना आवश्यक है, क्योंकि सिद्धांत में ये तकनीकी शब्द आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम उन तकनीकी शब्दों को पहले समझ लें। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में सबसे पहला तकनीकी शब्द है भूसन्नति। भूसन्नति अर्थात जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन, GEOSYNCLINE, जियोसिंक्लाइन क्या होता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति क्या है, तब आप बताएंगे कि भूसन्नतियां एक लंबे, संकरे और उथले मतलब कम गहराई वाले, तो लंबे, संकरे और उथले जलीय भाग होती हैं, जिनमें सेडिमेंटेशन अर्थात अवसादीकरण की क्रिया के कारण इसकी तली में धंसाव होता है। क्लियर है? तो ऐसे लंबे, उथले और संकरे जलपूर्ण गर्त को ही हम भूसन्नति के नाम से जानते हैं। अगर इसे हम फिगर के रूप में दिखा पाए तो इस तरीके से भूसन्नतियों की स्थिति है। यह एक बॉक्स में हम इस भूसन्नति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भाग, यह एक लंबे, संकरे और उथले भूसन्नति हैं, गर्त हैं, जिसमें जल का जमाव है। क्लियर है? अब क्या होता है कि इसके दोनों किनारों पर स्थित यह भूखंड, ये जो भूखंड है इसके दोनों किनारों पर, इसमें कंटिन्यूअस इसके इस भूखंड में लाए गए नदियों के द्वारा, इस भूखंड की नदियों के द्वारा इसमें सेडिमेंटेशन का कार्य होता है। इसको सेडिमेंटेशन को मैं इस कलर से दिखा रहा हूं। इसमें सेडिमेंटेशन का कार्य होता है, भू जमाव का कार्य हो रहा है, अवसादों का जमा हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी तली में इस तरीके से जब इसमें अवसाद की मात्रा बढ़ती है तो इसकी तली में धीरे धीरे धंसाव होता है और यह इस तरीके से नीचे धंसता है। 1 2 ये, और जब यह नीचे धंस रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके दोनों किनारों में सबडक्शन की क्रिया हो रही है। इस तरीके से यह नीचे की ओर जा रहा है, अवतलन की क्रिया हो रही है, अर्थात इस पर संकुचन का काम हो रहा है। इसके दोनों किनारे एक दूसरे के नजदीक आते हैं। परिणाम स्वरूप कालांतर में क्या होता है कि जब यह
काफी नीचे की ओर जाने लगता है तो इसके दोनों किनारे आपस में नजदीक आने लगते हैं संकुचन की क्रिया के कारण, और जिसके कारण दोनों किनारों पर फोल्ड का निर्माण होता है, फोल्ड का निर्माण होता है इस तरीके से। तो भूसुन्नति सिंपल सा आप इसको ये समझिए, एक लंबा संकरा जलपूर्ण गर्त होता है जिसमें कंटिन्यूअस अवसादीकरण की क्रिया, सेडिमेंटेशन की क्रिया होने के कारण क्या होता है कि इसकी तली में धंसाव हो रहा है, और धंसाव होने के कारण दोनों किनारे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिसके कारण दोनों किनारों पर मोड़ पड़ते हैं और बीच का भाग भी ऊपर उठता है। अगर बीच के भाग संकुचन की क्रिया काफी तीव्र होती है तो बीच के भाग में मोड़ पड़ता है, और अगर संकुचन की क्रिया कम तीव्र होती है तो बीच के भाग में मोड़ नहीं पड़ता, और ये इन दोनों के सहारे ऊपर की ओर उठता है और एक पठारी भाग के रूप में इसका निर्माण होता है। तो इस भाग को कहा गया, ये दोनों किनारों पर जो भाग है ऊपर उठे हुए, इस भाग को कहा गया रैंड केटिंग। कोबर महोदय ने अपने सिद्धांत में इन दोनों किनारों पर उठे हुए पर्वतों को कहा रैंड कैटिंग। तो अगला जो हमारा तकनीकी शब्द है वह क्या है, रैंड कैटिंग, रैंड कैटिंग। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए रैंड कैटिंग क्या है तो आप क्या बताएंगे कि भूसुन्नति के दोनों किनारों पर स्थित पर्वत श्रेणियां को ही कोबर महोदय ने रैंड कैटिंग का नाम दिया है। क्लियर है? अब अगला शब्द आता है इसके संदर्भ में फोरलैंड, अग्रदेश, अग्रदेश, फोरलैंड, FORELAND, फोरलैंड क्या होता है? तो कोबर महोदय के अनुसार इस भूसुन्नति के दोनों किनारों पर जो स्थित सॉलिड मास है, लैंड का जो सॉलिड मास है, इसे ही उन्होंने कहा फोरलैंड। और अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है क्राटोजन, क्राटोजन, क्राटोजन क्या होता है? जैसे क्या है, फोरलैंड भूसुन्नति की दोनों किनारों पर स्थित सॉलिड लैंड मास को कहा गया अग्रदेश, और क्राटोजन क्या है कि भूसुन्नति के चारों ओर स्थित जो सॉलिड लैंड मास है उसे कहा गया क्राटोजन। और ये जो बीच का भाग जो एक मध्य पिंड के रूप में है, दोनों पर्वतों के बीच का भाग है, इसे इन्होंने कहा श्वासिनबर्ग, श्वासिनबर्ग। अगला पॉइंट हमारा तकनीकी शब्द श्वासिनबर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वासिनबर्ग क्या है तो आप क्या बताएंगे कि भूसुन्नति के दोनों किनारों पर जो रैंड केटन है उनके मध्य का जो अपेक्षाकृत ऊपर उठा हुआ भाग, उसे ही कहा गया मध्यपिंड या श्वासिनबर्ग। इसे हिंदी में मध्यपिंड के नाम से ही जाना जाता है। तो कोबर के भूसुन्नति सिद्धांत में हमने इन 5 तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला है भूसुन्नति, दूसरा है रैंड केटिंग, तीसरा है अग्रदेश, चौथा है क्राटोजन और पांचवा है श्वासिनबर्ग। क्लियर है? इन 5 तकनीकी शब्दों को जानने के बाद हम आते हैं कि कोबर महोदय ने हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में अपने सिद्धांत को कैसे फिट किया। तो कोबर महोदय ने बताया कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व अर्थात 20 करोड़ वर्ष पूर्व एक पेंजिया महाद्वीप था, उसका विखंडन हुआ। क्लियर है? तो अब एक वर्ड यहां पर आ गया आपके लिए कि पेंजिया क्या है, पेंजिया क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो महाद्वीपों की स्थिति आज है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। 20 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था कि महाद्वीपों की ऐसी स्थिति नहीं थी। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक बृहद महाद्वीप का निर्माण करते थे, जिसे वेगनर महोदय ने पेंजिया का नाम दिया था। तो कोबर महोदय के अनुसार आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व या 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का जो महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था, उसमें विखंडन प्रारंभ हुआ। और विखंडन प्रारंभ होने के कारण क्या हुआ कि जो पेंजिया का उत्तरी भाग, जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते थे, और पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे, इन दोनों के बीच में एक भूसुन्नति या सागर का विकास हुआ, जिसे हम टेथिस सागर या टेथिस भूसुन्नति के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये भूसुन्नति क्या था कि पूरे यूरोप से लेकर पश्चिम में, यूरोप से लेकर पूर्व में चीन तक एक लंबी स्थिति में विस्तृत था। मतलब पूरब में, पश्चिम में क्या था, यूरोप, पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में चाइना तक इसका विस्तार था। एक लंबा जलपूर्ण गर्त था।
जिसके कारण यह पिंजिया दो अस्पष्ट भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब क्या था कि कालांतर में क्या हुआ कि अंगारा लैंड से आने वाली नदियां और गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट ला रहे थे उसका टेथिस सागर में लगातार निक्षेप होता गया। टेथिस सागर में जब मलबों का निक्षेप लगातार होता रहा तो क्या हुआ, टेथिस सागर की तली में बिल्कुल इसी तरीके से धंसाव होना शुरू हुआ। जब टेथिस सागर में धंसाव होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसमें इसकी तली नीचे गई और इसमें अवतलन की क्रिया प्रारंभ हुई। अवतलन मतलब सबसिडेंस, नीचे धंसने की क्रिया प्रारंभ हुई और जब नीचे धंसा तो यह और गहरा होता गया। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई जिसके बाद क्या हुआ कि अब इसके दोनों किनारे आपस में संकुचन क्रिया के कारण प्रभावी होकर दोनों किनारे जो हैं एक दूसरे के नजदीक आने लगे और नजदीक आने के कारण क्या हुआ कि टेथिस सागर के मलबा और इसके दोनों किनारों पर वलन पड़ना शुरू हुआ और इसी वलन पड़ने के कारण अलग अलग अवधि में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसी स्थिति के कारण हम देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत, जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर था और इस टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा जो निक्षेप की क्रिया प्रारंभ हुई, उस निक्षेप की क्रिया के कारण टेथिस सागर में धंसाव हुआ और धंसाव के फलस्वरूप उसके दोनों किनारे जो है एक दूसरे के नजदीक आने लगे और नजदीक आने से क्या हुआ कि दोनों किनारों पर इसकी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसे हम इस फिगर में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक टेथिस सागर की स्थिति थी। क्लियर है? इसमें क्या था कि जल भरा हुआ था। इसमें जल भरे होने के कारण क्या हो रहा था कि यहां से गोंडवाना, अगर हम इसको नॉर्थ समझ लें, नॉर्थ टू साउथ, या इसको साउथ कर लें, साउथ और ये नॉर्थ। तो यहां से जो नदियां आ रही थी अर्थात गोंडवाना लैंड और इधर से जो नदियां आई अंगारा लैंड, इसके कारण क्या हुआ कि इन नदियों द्वारा लाए गए मलबे के कारण इसकी तली में मलबों का जमा होना शुरू हुआ और जब काफी मलबे जमा होना शुरू हुए तो इसकी तली में धंसान शुरू हो गया, जिसके कारण पहला धंसान यह हुआ, दूसरा धंसान फिर यह हुआ और तीसरा धंसान यह हुआ, जिसके कारण इसकी तली में मलबों की मात्रा काफी बढ़ती गई और इसमें अवतलन की क्रिया प्रारंभ हुई, सबडक्शन की क्रिया प्रारंभ हुई और दोनों किनारों पर मोड़ पड़ा, जिसके कारण हिमालय पर्वत दक्षिण में और उत्तर में क्युनलुन पर्वत की उत्पत्ति हुई। बीच में इस तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बिल्कुल यही स्थिति कायम है। हिमालय पर्वत, यह है शिवालिक, यह है मिडिल हिमालय, यह है ग्रेट हिमालय, इसके बाद तिब्बत के पठार की स्थिति है और यह क्युनलुन पर्वत है, यह है चाइना का क्युनलुन पर्वत। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ यह एक युग में नहीं हुआ, तीन अलग अलग युगों में हुआ। शिवालिक हिमालय, ग्रेट हिमालय का निर्माण जो हुआ वह इयोसीन युग में हुआ, इयोसीन युग में हुआ। मिडिल हिमालय का जो निर्माण हुआ वह मायोसीन में हुआ और शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ वह प्लायोसीन युग में हुआ। तो इस धंसान की क्रिया के कारण तीन अलग अलग युगों में हिमालय पर्वत की तीन श्रेणियों का विकास हुआ, जिसे हम क्रमशः ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हम हिमालय पर्वत के निर्माण को इसी सेडिमेंटेशन की क्रिया और अवतलन की क्रिया और अवतलन के कारण उसके दोनों किनारों पर जो मोड़ पड़ रहे हैं उस क्रिया से समझ सकते हैं। तो अब हम फाइनली रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में पर्वत निर्माण की जो अवस्थाएं होती है उसकी सबसे पहली अवस्था कौन सी हुई? सबसे पहले क्या निर्माण हुआ? भूसन्नति का निर्माण हुआ। तो पहली जो अवस्था है उसे हम कहते हैं भूसन्नति के निर्माण की अवस्था। कोबर महोदय के हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में हम सबसे पहले देखें कि एक भूसन्नति का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं टेथिस सागर। ठीक है, क्योंकि पिंजिया का विखंडन हुआ और पिंजिया के विखंडन होने के कारण मध्य में एक भूसन्नति या सागर का निर्माण हुआ, जिसे कहेंगे हम भूसन्नति के निर्माण की अवस्था के रूप में जानते हैं। दूसरी जो इसकी स्थिति है कि देखिएगा कि जब निर्माण हुआ तो क्या हुआ, इसमें सेडिमेंटेशन की क्रिया प्रारंभ हुई। तो हम दूसरी अवस्था समझ सकते हैं अवसादीकरण की क्रिया, सेडिमेंटेशन की क्रिया, अवसादीकरण की क्रिया।
और जब अवसादीकरण की मात्रा अधिक हो गई तो तीसरी अवस्था क्या आई? अवतलन की अवस्था। तीसरी अवस्था क्या आई? अवतलन की अवस्था। और जब अवतलन हुआ तो क्या हुआ? उसके दोनों किनारे एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों किनारों पर पर्वतों का निर्माण हुआ। तो चौथी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं पर्वत निर्माण की अवस्था। तो इस प्रकार इन चार अवस्थाओं के आधार पर हम कोबर के भूसंतति के अनुसार हिमालय पर्वत के निर्माण को समझ सकते हैं। अब पर्वत निर्माण का जो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके, धन्यवाद।